हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर जे एस रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग निमोनिया के बारे में जानेंगे। इसके क्या कारण हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं और क्या क्या होम्योपैथिक उपचार हैं, किस तरह की डाइट ले सकते हैं और क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं उसके लिए, इसके बारे में आप लोग जानेंगे। निमोनिया, जिसे लंग्स का इन्फ्लामेशन भी कह सकते हैं, ये लोगों की छाती के दोनों ओर दो लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। लंग्स से ही सांस की जो वायु है वो आती और जाती है। श्वास नली, जिसे ब्रोंकियल ट्यूब कहते हैं, उसके बीच से हवा लंग्स तक जाती है और वहीं से ही ये बाहर भी निकलती है। ये फेफड़े का स्वाभाविक काम है। लंग्स को अगर हम लोग देखें तो ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह या स्पंज की तरह दिखाई देता है। बहुत छोटे छोटे इसमें गड्ढे होते हैं। उस एल्वोलाई जिन्हें कहते हैं, उनमें हवा होती है या उन्हें एयर सेल कह सकते हैं। यहाँ हवा का आदान प्रदान होता है। लंग का जो स्वाभाविक व्यवस्था है वो स्पंज की तरह नरम होती है, लेकिन निमोनिया होने पर वो कड़ा हो जाता है, ठोस हो जाता है। एलोपैथिक मत से अगर माने तो निमोनिया एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कीटाणु का नाम है न्यूमोकोकाई। ये उसका मुख्य कारण है। बुखार के बाद में लंग्स के अंदर कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, सर्दी लगती है, रिब्स की हड्डियां टूट भी सकती हैं, फेफड़ों में चोट लगने के कारण भी, और यहाँ कोई और इन्फ्लेमेशन जो फैल कर लंग्स तक पहुंच जाए उनके कारण भी लंग्स का निमोनिया हो सकता है। ये बीमारी का प्रधान लक्षण है। निमोनिया कभी एक लंग्स के अंदर तो कभी दूसरे लंग्स के अंदर होता है। निमोनिया को हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। सेकेंडरी निमोनिया, ये किसी दूसरी बीमारी के कारण अगर लंग्स के ऊपर इन्फ्लामेशन हो, या जैसे पहले टाइफाइड हो तो उसके बाद में अगर निमोनिया हो जाए तो सेकेंडरी निमोनिया कहलाता है। एक लोबुलर निमोनिया है, जिसे कैटरल निमोनिया भी कह सकते हैं, कैटारल, और इसको ही ब्रोंकोनिमोनिया भी कहते हैं। छोटी माता के बाद, इन्फ्लुएंजा के बाद अगर निमोनिया हो जाए तो वह इस जातीय का है। इसमें दोनों ओर के या एक ओर के लंग का एक लोब या लोब के कुछ अंश के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो तो उसे लोबुलर न्यूमोनाइटिस निमोनिया कहते हैं। लोब किसे कहते हैं? हम लोगों की छाती के दाहिनी और बाहिनी ओर दो लंग्स हैं। उसमें जो दाहिनी ओर का लंग है उसमें 3 अंश पाए जाते हैं और बाईं ओर के लंग्स के अंदर 2 अंश होते हैं। लंग्स का एक अंश को अंग्रेजी में एक एक लोब कहलाता है। तीसरे तरह का जो निमोनिया है वो लोबर निमोनिया है। इसमें छाती के किसी एक ओर के लंग्स के किसी एक अंश में या समस्त अंशों में जब इन्फ्लामेशन होता है, एक के साथ दोनों लंग्स के में अगर रोग का आक्रमण हो जाए तो ये डबल निमोनिया कहलाता है। और अगर ये एक ही साइड में हो तो इसे सिंगल निमोनिया कहते हैं। निमोनिया की परीक्षा कैसे की जाती है? निमोनिया में पहले लंग्स के निचले हिस्से पर रोग का आक्रमण होता है, इसलिए सांस लेने और छोड़ने में छाती के ऊपर के अंश में सांस की जो गति है उसके स्वाभाविक तरीके में ये चढ़ता है या उतरता है। नीचे वाला जो रोग का अंश है वह स्थिर रहता है। ऑस्कल्टेशन द्वारा जब परीक्षा की जाती है तो रोगी को पहली अवस्था के अंदर
क्रिप्टेशंस होते हैं, साउंड्स आती हैं, जिसे चिटचिटाहट की आवाज़ कह सकते हैं। दूसरी अवस्था के अंदर स्वाभाविक सांस लेने की आवाज़, नॉर्मल रेस्पिरेटरी मुरमुर की आवाज़ रहती है। पर पहली अवस्था में क्रिप्टेशन नहीं रहता, पहली अवस्था वाला क्रिप्टेशन इसमें नहीं रहता। इसके बाद ब्रोंकोफोनी या ब्रोंकियल ब्रीदिंग, जिसके अंदर गड़गड़ाहट की आवाज़ हो। ब्रोंकियल ट्यूब्स में सर्दी रहने पर नाना प्रकार की गड़गड़ की आवाज़ें आती हैं। तीसरी अवस्था बहुत क्षीण ब्रोंकोफोनी होती है। ब्रोंकियल ब्रीदिंग, क्रिपिटेशन फिर से पैदा होना शुरू हो जाते हैं। परकशन द्वारा भी इसकी परीक्षा की जाती है। पहली अवस्था के अंदर रेजोनेंस, या कह दें कि खोखलापन महसूस होता है। द्वितीय अवस्था के अंदर डल साउंड या ठोस आवाज आनी शुरू हो जाती है। पैल्पेशन के द्वारा, स्पर्श के द्वारा भी हम लोग इसकी जांच सकते हैं। प्रथम अवस्था में इंक्रीजिंग वोकल्स फॉर्मेट्स होते हैं, बहुत कंपन होता है। फिर स्ट्रॉन्ग वोकल फॉर्मेट्स होते हैं। रिपीटिशंस क्या है? इसमें रोगी की छाती पर जब स्टेथोस्कोप लगाकर रोगी को जोर जोर से सांस लेने के लिए कहा जाता है, तो प्रत्येक बार सांस लेने के अंत में जिस स्थान पर फेफड़े में डलनेस या परकशन की जो ठोस आवाज है वह रहती है, उस स्थान पर एक तरह से चरचर या केस घसने की, माथे के जब केस रगड़े जाते हैं या तर्जनी उंगली को रगड़ने पर जो आवाज आती है, वैसी आवाजें आती हैं। इसे एक रिपीटिशन कहते हैं। जिस समय फेफड़े या उसकी एयर सेल्स के अंदर एक तरह से लसदार रस भर जाता है, सीरस इफ्यूजन हो जाता है, ठोस हो जाता है, उस समय उस तरह की आवाज नहीं मिलती। निमोनिया के साथ प्लूरा, जो फेफड़े को ढकने वाली मेम्ब्रेन है, उसका भी रोग का आक्रमण हो जाता है और फ्रिक्शन साउंड्स मिलनी शुरू हो जाती हैं। इस तरह होने पर इसे प्लूरोनिमोनिया कहते हैं। जो फ्रिक्शन साउंड्स हैं, जो जैसे बांसुरी के गिरे हुए बांस की, जैसे सूखे पत्तों की जो आवाज आती है, या दो सूखे बांस के पत्तों को अगर हाथ से अगर रगड़े तो उस तरह की जो आवाज आती है, रगड़ की जो आवाज है वह फ्रिक्शन साउंड्स कहलाती है। ब्रोंकोफोनी के अंदर जिस ओर के फेफड़े में यह बीमारी होती है, उस पर जब स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो 999 उच्चारण करने पर के लिए जब मरीज को कहते हैं तो इंक्रीज्ड वोकल रेजोनेंस सुनाई देता है। इस तरह जोर की आवाज होने पर ब्रोंकोफोनी कहते हैं। ब्रोंकियल ब्रीदिंग, जिसके अंदर फुफकार की आवाज चलती है या जानता चलने की तरह की एक आवाज चलती है। जो डल साउंड है वह उंगली के काट, उंगली से अगर हम लकड़ी को या किसी कड़ी चीज को, ठोस चीज को अगर हम ठोकते हैं, उस तरह की अगर आवाज आती है तो उसे हम डल साउंड कहते हैं। इंक्रीज्ड वोकल फ्रेमिटस, ये एक तरह से फेफड़े की बीमारी के अंदर जिस ओर के सीने पर हलती रखकर अगर रोगी को 999 या 999 कहने का उच्चारण करा जाए तो निरोग वाले लंग्स की अपेक्षा जिस तरफ इन्फ्लामेशन है वहां पर इंक्रीज्ड वोकल फर्मिटस सुनाई देता है। निमोनिया के जो प्रधान कष्टदायक उपसर्ग हैं, उसके अंदर डिस्निया होता है, सांस लेने में कष्ट होता है, साइनोसिस हो जाता है, नीले रंग का शरीर हो जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। खासकर साइनोसिस जो होता है वो मुंह पर होता है, हाथों में होता है, पैरों में होता है, उंगलियां नीली हो जाती हैं। निमोनिया में फेफड़ा ठोस पड़ जाने के कारण उसमें हवा जब अच्छी तरह आ और जा नहीं सकती है और हार्ट के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो गड़बड़ा जाता है, तो उसके कारण
कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है तो ब्लड के अंदर ब्लूनेस आ जाती है। इसी तरह डिस्निया है, उसके अंदर सांस लेने में तकलीफ होती है। नर्वस डिस्निया भी है, जिसके अंदर नर्व्स के कारण अगर सांस लेने में कष्ट हो रहा हो। डेलीरियम इसमें हो सकता है, ऊंचा बुखार हो सकता है, हाई फीवर होगा और हार्ट फेल हो सकता है। निमोनिया का क्या कार्यकाल है या भोगकाल है, ये 7 से लेकर 10 दिनों के क्राइसिस को देखकर एकाएक ज्वर छूटता है, परंतु ऐसा ना होकर कई बार बुखार धीरे धीरे बाइलेसिस से तीसरे सप्ताह तक भी जा सकता है। निमोनिया का जो पथ्य है और चिकित्सा है, बुखार होता रहने पर रोगी को सदा स्थिर भाव से सुला कर रखें। इसी तरह की भी उसे सर्दी ना लगने दें। छाती पर, पीठ पर हमेशा फलालैन का या रुई बांध कर रखें। शरीर को गर्म चादर ओढ़ाकर ऐसे कमरे में रखें जहाँ हवा खूब आती जाती हो। ब्रोंकाइटिस की तरह ही इसमें सभी पीने की सामग्रियां कुछ गर्म ही पीने को देनी चाहिए। मिश्री डालकर मोटाया हुआ कुछ गर्म पानी दे सकते हैं। दूध, सागू दे सकते हैं, बार्ली दे दें, अरारोट है, हॉर्लिक्स वाला मिल्क दे सकते हैं। मुर्गी का शोरबा, उसका सूप दे सकते हैं। और हल्की व ताकत देने वाली चीजें के सिवा किसी दूसरी तरह का ठोस या कड़े पाथ्य इस अवस्था में देना उचित नहीं। बेदाने का रस उत्तम पाथ्य है, परंतु फलों का रस बहुत थोड़ी मात्रा में ही देना चाहिए। रोग आरोग्य होने के बाद कुछ दिनों तक सावधान बरतनी चाहिए, नहीं तो रोग दोबारा हो सकता है। बुखार आरोग्य हो जाने के बाद रोटी दे सकते हैं, पाव रोटी, ब्रेड दे सकते हैं, मछली का सूप दे सकते हैं और धीरे धीरे अन्य पदार्थ दे सकते हैं। निमोनिया में छाती के बगल वाले भाग की पसलियों में बहुत तेज दर्द होता है, उससे रोगी जोर से खांस नहीं सकता। रोग वाली करवट दबाकर सो नहीं सकता रोग वाली साइड में। ऐसे स्थान पर जब तक दर्द ना घट जाए तब तक वो उसे पुराने घी की मालिश करें। कपड़े के भीतर गर्म भूसी या नमक की पोटली बनाकर भी उसका गर्म सेक करें। तेज बुखार जब 103 104 डिग्री तक हो तो मस्तिष्क के लक्षण भी हो सकते हैं, तो माथे पर आइस बैग्स, पंजिंग वगैरह कर सकते हैं। निमोनिया रहने की वजह से माथे पर बर्फ या जल की पट्टी देने से कभी ना डरें, आइस बैग वगैरह इत्यादि दे सकते हैं। बहुत सारी होम्योपैथिक दवाएं देने से भी इसमें लाभ मिलता है, इनकी बातें अलग हैं। परंतु जो औषधि बहुत ज़्यादा इसके अंदर सिमलिया के हिसाब से दें, पशु चिकित्सक ही इसको चुन सकता है। इसके अंदर क्या क्या होम्योपैथिक दवाएं हैं उसके बारे में मैं अब आपको बताता हूँ। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग होम्योपैथिक दवाएं जो निमोनिया के अंदर यूज होती हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। निमोनिया की जो होम्योपैथिक दवाएं हैं, प्रथम अवस्था के अंदर एकोनाइट, वेटमवीर, सल्फर दे सकते हैं। विकास अवस्था, व्हेन डिजीज हैव फुली लोकलाइज्ड, जब बीमारी अच्छी तरह से किसी स्थान पर स्थिर हो जाए, तो ब्राइनिया, फॉस्फोरस, आयोडीन, सेंगुनेरिया, मर्क्यूरियस, एंटिमटार्ट, कैलिडोनियम, सल्फर इत्यादि दे सकते हैं। अगर निमोनिया के कारण हार्ट फेल के प्रॉब्लम हो जाए तो कैक्टस, स्ट्रोफेंथस, डिजिटेलिस, पेटागस, लेकेसिस,
नेजा, हाइपोरस। टाइफाइड की अवस्था के साथ अगर निमोनिया हो रहा है तो बैप्टीशिया, रस्टॉक्स, आर्सेनिक, ओपियम, फॉस्फोरस, कार्बोवेज। अगर डिफिकल्ट ब्रीदिंग्स हो, बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ हो, तो ग्रैंडेलिया, कार्बोवेज इसमें बहुत अच्छा कार्य करेगी। प्राकृतिक नियम से बीमारी आराम अगर आता है या धीमी गति से आता है, इसलिए वो पुराना आकार धारण कर लेता है। Resolution has commenced but is tardy. The case become almost chronic. ऐसे स्थान पर आर्सेनिक आयड, कैलकेरिया आयड, कालीकार, लाइकोपोडियम, साइलेशिया, सल्फर लाभदायक है। इन होम्योपैथी मेडिसिन को मैं कुछ विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। ब्राइनिया 30 200 पोटेंसी के अंदर, जिस समय लंग्स के अंदर वायुकोश समूह का एक तरह से लेसदार गाढ़े रंग का जब इफ्यूजन भर जाता है, उस समय अर्थात हेपेटाइजेशन स्टेज की जब यह बीमारी हो जाए, तो निमोनिया के साथ जब प्लूरा पर भी रोग का आक्रमण हो जाए, तो ब्राइनिया बहुत अच्छा कार्य करेगी। छाती का दर्द दबाने पर बढ़ जाए या रोग वाले स्थान पर दबाकर सोने से घटता हो, दर्द खांसने पर श्वास प्रशासन में या थोड़ा तभी हिलने डुलने पर बढ़ जाता हो, प्यास रहती हो या बिल्कुल ही नहीं लगती हो, कब्जियत रहती हो, तो ब्राइनिया लाभदायक है। फॉस्फोरस 30 और 200 के अंदर, यह भी हेपेटाइजेशन स्टेज के अंदर जब फेफड़ों का यकृत भाव वाली दशा प्रकट हो, तो यह लाभदायक है। लेकिन इसके अंदर जो प्लूरा है, उसके अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है। दुबले पतले लंबे व्यक्तियों के में ये बीमारी अगर है, या कोई ज्वर है या बिल्कुल नहीं रहता, तब भी इसका व्यवहार किया जा सकता है। रोगी रोग वाली जगह दबाकर सो नहीं सकता। टाइफाइड जैसी बहुत सी कमजोरियां की वजह से छाती के अंदर कमजोरी महसूस होती है। सैंगुनेरिया 30 है, जिसमें दाहिने फेफड़े का रोग का आक्रमण होता है। छाती में इतना अधिक दर्द नहीं होता है, चित्त होकर सोने के में अच्छा लगता है। एक्सट्रीम डिस्निया होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सांस लेने में कष्ट होता है। रस्टॉक्स 30 अगर पानी में भीगकर या सर्दी लगकर बीमारी पैदा हो, रोगी छटपटाता हो, होंठ सूखे हो, फटे फटे हो, काले रंग की जीभ हो जाए, छोटे छोटे फोड़े हो जाए, या बहुत ज़्यादा प्याज की प्रवृत्ति दिखाई देती हो, तो रस्टॉक्स कार्य करेगी। आर्निका 30 अगर चोट लगकर या रिब्स फ्रैक्चर होने के बाद में अगर निमोनिया हुआ है, तो उस चोट के बाद में अगर होने पर अगर ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आर्सेनिक 30 या 200 के अंदर जब बीमारी बढ़ी हुई अवस्था में हो, रोगी बहुत कमजोर हो जाए, तो यह लाभदायक है। इसमें पेशी भाग दाहिने फेफड़े के ऊपरी अंश के ऊपर रोग का आक्रमण अधिक होता है। छाती में खोंचा मारने की तरह का दर्द रहता है, फेफड़ों में फोड़ा होता है, सड़न हो सकती है, गैंग्रीन हो सकती, तो भी ये आर्सेनिक लाभदायक। आयोडियम 30 ये भी हेपेटाइजेशन स्टेज के अंदर बहुत अच्छी दवा है। इसमें भी एकोनाइट की तरह ही उद्वेग है, बेचैनी है, और ब्राइनिया की तरह सुई गड़ने जैसा तेज दर्द भी होता है। लेकिन इन दोनों दवाओं में ही तेज बुखार रहता है, आयोडियम के अंदर इतना नहीं। इसके अंदर ग्लैंड्स भी फूले हुए होते हैं, तो इस धातु के जो स्क्रेफुला कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेशेंट्स हैं, उनमें आयोडियम बहुत अच्छा लाभ देती है। मर्क्यूरिस 30 के अंदर, इसके अंदर लूज कफ होता है,
ढीला बलगम होता है। इसके समूचे उपसर्ग रात में या दाहिनी साइड में सोने पर बढ़ते हैं। रात में होने वाले पसीने की तरह रात में बहुत ज़्यादा लेसदार पसीना निकलता है। जॉन्डिस हो सकता है। पित्त के लक्षण भी दिखाई देते हैं। बुखार उतना तेज ना रहने पर भी हमेशा ही थोड़ा थोड़ा बना रहता है। डिस्निया होता है जो बहुत लंबे समय तक चलता है। जीभ पीले मैले रंग मैल से ढक जाती है। जीभ पहले सूखी होती है। पेशाब थोड़ा होता है तो मर्क्यूरिस लाभदायक है। एंटीमटार 30 के अंदर बच्चों को बूढ़ों को जो निमोनिया होता है उसमें बहुत अच्छा लाभदायक है। ये बीमारी की तीसरी अवस्था में इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सांस लेने की बहुत तकलीफ होती है। छाती में साए साए की आवाज़, गड़गड़ की आवाज़ होती है। रोगी खांसता है लेकिन कमजोरी के कारण वो बलगम नहीं निकाल पाता। नाड़ी तेज है, क्षीण है। स्किन है जो ठंडी है, पसीने से तर रहती है। फेफड़े का पक्षाघात, पैरालिसिस भी होने की संभावना रहती है। चैलिडोनियम 30 ये बच्चों में और यहाँ जो शराब ज़्यादा पीते हैं उन शराबियों का जो अगर निमोनिया हो तो ये बहुत अच्छा लाभदायक है। इसकी सब बीमारियां दाहिनी ओर ज़्यादा आक्रमण करती हैं। गले में गड़गड़ाहट रहता है। रोगी खांसता है लेकिन बलगम नहीं निकलता। लीवर की बीमारी वाले व्यक्तियों के अंदर भी दाहिने कंधे की तरफ ये दर्द बढ़ जाता है। दाहिनी ओर की छाती में जोर जोर से बलगम की गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है तो चैलिडोनियम 30 लाभदायक है। सल्फर 30 के अंदर 200 के अंदर दे सकते हैं। इसको कोई कोई विशेषकर एकोनाइट के लक्षण बीत जाने पर भी उपयोग में लाते हैं। सल्फर में फेफड़े के रोग का आक्रमण अधिक होता है। कंजेशन स्टेज होती है। रेजोल्यूशन स्टेज होती है। इन सभी अवस्थाओं में ये बहुत अच्छा लाभदायक है। फेफड़ों में सब स्थानों में बलगम की जब रेल्स या गड़गड़ की आवाज़ सुनाई दे, हाथ के अंदर, पैर में, माथे में बर्निंग जलन महसूस हो, इन स्थानों पर ठंडा प्रयोग करने की इच्छा कर लगती हो तो सल्फर में बहुत ज़्यादा ये लाभदायक है। इसके रोगी को स्नान करने में या स्नान करने के बाद में उपसर्ग बढ़ जाते हैं। निमोनिया अगर दाहिने फेफड़े की ओर आक्रमण करता है तो एंटीमटार्ट, कैलिडोनियम, लाइकोपोडियम, मर्क्यूरस, वाइफ, सैंगुनेरिया, सेनिगा लाभदायक है। बाएं फेफड़े की अगर निमोनिया है तो सल्फर ज़्यादा लाभदायक है। लक्षण में आने पर ब्रोंकाइटिस की भी दवाइयां हैं, वो भी इसमें लाभदायक हो सकती हैं। हमेशा ये ख्याल रखें कि हमें लोगों की दवा चुनाव बीमारी के नाम पर नहीं, उसके लक्षण के आधार पर ही करते हैं। इसलिए मेरी बताई हुई दवाइयाँ केवल नाम मात्र या उनको लक्षण के हिसाब से ही बताया गया है। फिर भी अगर आप इसको अपनी मर्जी से यूज़ करें तो इसके अंदर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। आप किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेकर ही उचित परामर्श के बाद ही इन दवाओं का सेवन करें। दैट्स ऑल। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम निमोनिया के बारे में बताएंगे, लेकिन निमोनिया का जो लोबुलर निमोनिया है उसके बारे में ही ज़्यादा, उसके सिम्टम्स और उसके लिए क्या क्या होम्योपैथिक उपचार हैं वो बताने की मैं इसमें कोशिश करता हूँ। लोबुलर निमोनिया को कैटारल निमोनिया भी कहते हैं और ब्रोंको निमोनिया भी कहते हैं। इसके अंदर लंग्स के दोनों ओर या एक ओर के जो लोब हैं उसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसे लोबुलर निमोनिया कहते हैं। अधिकांश स्थानों में यह ब्रोंकाइटिस की तरह ही एक निमोनिया है।
या ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स भी इसमें मिलते हैं, तो इसको ब्रोंकोनिमोनिया भी कहते हैं। इसमें पहले छोटी छोटी जो श्वास नलियां हैं, जो ब्रोंकियल्स हैं, उनके अंदर इन्फ्लामेशन होकर फिर वहाँ के फेफड़े के छोटे छोटे लोब्यूल्स के अंदर जब इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है और फिर पूरे लोब्यूल के अंदर भी इन्फ्लामेशन हो जाए, इसी तरह ये दोनों लंग्स में भी आक्रमण कर सकता है। छोटी मात्रा के बाद में, ब्रोंकाइटिस के बाद में, इन्फ्लुएंजा के बाद में, whooping कफ, डिप्थीरिया, हार्ट की कोई बीमारी है, उसके बाद भी ये बीमारी पैदा हो सकती है। लोबुलर निमोनिया या कैटारल निमोनिया, इसके क्या लक्षण हैं और इसके क्या भावी फल हैं? उसमें खांसी आती है, बहुत सांस लेने में कष्ट होता है, छटपटी रहती है, बेचैनी रहती है, सुस्त पड़ा रहता है, बुखार है, प्यास लगती है इसमें, और ब्रोंकाइटिस की तरह के ही लक्षण भी इसमें महसूस होते हैं। बुखार पहले 102, 103 डिग्री, उसके बाद में 104 तक भी चढ़ सकता है, अंत में ये धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। इसमें जो नाड़ी है उसकी गति बहुत तेज रहती है, 1 मिनट के अंदर 120, 130 तक जा सकती है। सांस लेने में और छोड़ने में बहुत जल्दी जल्दी करता है। रेस्पिरेटरी रेट है इसके अंदर 40 से 80 बार तक भी हो सकता है। रोग धीरे धीरे और बहुत देर से आराम आता है इसमें। लोबर निमोनिया में अपेक्षा इसमें मृत्यु की जो संख्या विशेषकर बच्चे होने पर अधिक होती है। अधिकांश स्थानों के अंदर उसमें फेफड़ों का पक्षाघात भी हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है लंग्स का। बच्चे खासकर बलगम नहीं निकाल सकते और वो गले में अड़ने के कारण भी कई बार वो डिस्निया के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। मस्तिष्क के लक्षण यदि पहले से ही पैदा हो जाएं, कन्वल्जन्स पैदा हो जाएं, डेलीरियम हो, स्टूपर हो, बेहोशी हो जाए इत्यादि लक्षण, तो इन लक्षणों को देखने और समझने से इसका परिणाम फिर अच्छा नहीं रहता है। इसके कई दूसरे उपसर्ग भी हैं जिसे कैपिलरी ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं, इसके बारे में भी हम बाद में जानेंगे। पर पहले लोबुलर निमोनिया के अंदर जब इसके फेफड़े की परीक्षा की जाती है तो इसके अंदर 3 तरह की परीक्षा की जाती है। एक तो ऑस्कल्टेशन, एक परकशन और एक पैल्पेशन के साथ में। लंग्स के थोड़े अंश में अगर इन्फ्लामेशन हो तो परकशन या ऑस्कल्टेशन से कुछ अधिक पता नहीं लगता है। लंग्स के कुछ अधिक अंश में अगर इन्फ्लामेशन हो तो ऑस्कल्टेशन द्वारा प्रथम अवस्था के अंदर फाइन सब ट्रिटियंट रॉल्स, जिसे कहें धीमी चिटचिटाने की आवाज आती है, ये फेफड़े के पेंदे में होती है, बेस में होती है और यहाँ समस्त रोग वाले अंश में भी मिल सकती है। ब्रोंकाइटिस की तरह ही ड्राई, रूखी और ब्रोंकियल साउंड्स इसमें होती हैं। वायु नलियों के अंदर भी इस तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। परकशन के द्वारा इसमें डलनेस या पैची ठोस आवाज सुनाई देती है। मैं डॉक्टर जे.एस. रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर मैं लोबर निमोनिया के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, उसके क्या लक्षण हैं, क्या कारण हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन उसके अंदर उपयुक्त है। निमोनिया, जिसे हम लंग्स का इन्फ्लामेशन कह सकते हैं, ये ब्रोंकाइटिस या और कोई इन्फेक्शन के बाद में अगर निमोनिया के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए उसके कारण हो सकता है। निमोनिया 2 तरह से होता है, लोबुलर निमोनिया और लोबर निमोनिया। लोबर निमोनिया क्या है? इस बीमारी का रोगी का जो रिब्स है उसके अंदर खिंचाव पैदा होती है, जल्दी जल्दी वो सांस लेता है, हांफता है, नाक उसका फूल जाता है
इस तरह के अगर लक्षण दिखाई दें तो हमें ग्लोबल निमोनिया के बारे में सोचना चाहिए। इसके अंदर एकाएक कंपन देकर बुखार आता है। 10-15 मिनट या आधे घंटे कांपने के बाद में बुखार खूब तेजी से बढ़ना आरंभ हो जाता है। 24 घंटे बाद एक या दोनों और दर्द होता है। दर्द छींकने पर या खांसने पर बढ़ जाता है। कष्ट देने वाली सूखी खांसी आती है। सांस लेने पर जल्दी जल्दी वो लेता है। छाती के दर्द के कारण सांस लेने और छोड़ने में तकलीफ होती है। बुखार हमेशा ही बना रहता है और वो भी शाम की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो जाता है। सुबह के समय 1 या 1.5 डिग्री कम रहता है। इसके कुछ अन्य उपसर्ग हैं जो प्रायः ठीक होने के अंदर तकलीफदायक होते हैं। प्रत्येक बार सांस लेने पर नाक का छेद नथना है वो फूल जाता है। चेहरा, विशेषकर जिस ओर का लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो उस तरफ का चेहरा या आंखें लाल हो जाती हैं। खांसी वाली जो तकलीफ है वो बढ़ जाती है। रोगी छाती पर हाथ दबाए रखता है। खांसने के समय थोड़ा रासदार या गोंद की तरह का बलगम निकलता है। वह मुंह होंठ पर चिपक जाता है और जो पहुंचने से जल्दी छूटता नहीं। इसके साथ ही खून मिला रक्त कलर का बलगम भी निकल सकता है। लोबर निमोनिया, इसमें छाती के किसी एक और का लंग्स का या किसी दूसरे साइड के लंग्स का अगर अंश या सभी अंशों के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, एक ही साथ में दोनों लंग्स पे भी आक्रमण अगर हो जाए तो उसे डबल निमोनिया कहते हैं। और अगर एक तरफ के लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे सिंगल निमोनिया कहते हैं। इसे ही लोबर निमोनिया कहते हैं। इसके क्या विशेष लक्षण हैं? इसके अंदर जब बुखार आता है वो 103, 104 डिग्री सुबह के टाइम और शाम को 104, 105 डिग्री, मतलब शाम के टाइम 1-1.5 डिग्री ज़्यादा होता है। लोबर निमोनिया बहुत ज़्यादा कर 7 दिनों तक बुखार रह सकता है। नहीं तो यह 5-6 दिनों से लेकर 8-9 दिनों के भीतर बुखार एक छूट सकता है, अर्थात 104-105 डिग्री से एकदम 96-97 तक आ सकता है। इसको निमोनिया क्राइसिस कह सकते हैं और ये खतरे का समय हो सकता है। गर्मी के अंदर ये 95-96 डिग्री तक उतर जाना बहुत खतरे की बात होती है। अचानक या बहुत तेजी से बुखार उतरने पर हार्ट फेल भी हो सकता है। इसके अंदर जो नाड़ी है, पल्स है, वो फुल बाउंडिंग है और रेयरली डायक्रोटिक रहती है। जो तेज है, भारी होती है। नाड़ी का जो पल्स का बीट्स हैं वो 1 मिनट में 100 से लेकर 120, 130 तक जा सकती है। 120 से अधिक हो जाए तो ये एक डेंजर सिग्नल कहलाता है। रेस्पिरेशन जो रेट है वो बढ़ जाता है 50 से 60 बार तक, और बच्चों के अंदर तो ये 50 से 70 बार तक भी पर मिनट रह सकता है। नाड़ी नाड़ी का जो पल्स का संपादन है, सांस लेने के संबंध पर हम लोग लोबर निमोनिया के बारे में जान सकते हैं। जो जवान लोग होते हैं उनके अंदर जो नाड़ी की बीट्स है वो नॉर्मली 70 से 75 तक रहती है, और जो सांस लेने की रेस्पिरेशन रेट है वो 18 से 20 तक रहती है। यानी 1 मिनट घड़ी देखकर अगर आप देखें तो ये 18 से 20 मिनट तक रहती है। पर नाड़ी अगर 4 बार संपादित हो और सांस लेने में 1 बार होता है, और ये साधारण और बंधा हुआ समय है। लेकिन निमोनिया होने पर नाड़ी 2 बार संपादन करती है। निमोनिया में यदि नाड़ी 120 बार बीट्स करती है तो उस समय सांस लेने और छोड़ने की जो रेट है वो 50-60 बार पर मिनट हो जाता है।
जीभ की जो कोटिंग है उस पर सफ़ेद मैली लेप ढकी रहती है। होंठ है, उसके अंदर लेबियल हर्पीस हो सकते हैं, बुखार के दाने निकल सकते हैं। ब्रेन लक्ष्य के जो लक्षण है, मस्तिष्क के लक्षण है, इसमें सिर दर्द रह सकता है, सिर भारी हो सकता है। युवाओं के अंदर जो है बीमारी ये ज़्यादा प्रचंड हो जाती है। विकार होने पर बीमारी के जो प्रबल भाव हैं वो धारण कर लेती है। रोगी झोंक कर उठ बैठता है, चिल्लाता है, पागलों की तरह भी दिखाई देता है। बच्चों में ये अगर बुखार अधिक हो जाए तो अकड़न कन्वल्जन्स हो सकती हैं। लोबर निमोनिया की कौन कौन सी स्टेजेस हैं? ये पहली स्टेज के अंदर इसमें लंग्स के अंदर जो रक्त है वो बहुत बहुत अधिक होना शुरू हो जाता है। इसी स्टेज ऑफ इनगॉर्मेंट कहते हैं। इनगॉर्जमेंट अर्थात खून सूजन बढ़ जाती है। यह अवस्था कई घंटों से रह के कई दिनों तक हो सकती है। सेकेंड स्टेज ऑफ लोबर निमोनिया के अंदर जो एयर सेल्स हैं, जो वायु कोश हैं, उनके अंदर लसदार गाढ़े रंग का बलगम जमा होना शुरू हो जाता है। रेड हेपेटाइजेशन इसे कहते हैं। इस अवस्था के अंदर लंग्स के अंदर हवा नहीं रहती, लंग्स कड़े हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं, डल नोट्स, लंग अपीयर लाइक लिवर। ठोस शब्द जो होता है वो परकशन के अंदर सुनाई देता है। थर्ड स्टेज ऑफ लोबर निमोनिया के अंदर जो मैंने पहले अवस्थाएं बताई हैं, बहुत कुछ उसका असर भी इसमें दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर जो बलगम है थोड़ा सूख जाता है, कुछ खांसी के साथ निकल जाता है। इसे ग्रे हिपेटाइजेशन या स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। इस अवस्था के बाद रोगी आरोग्य होना शुरू हो जाता है। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर का यह होम्योपैथ, इस वीडियो के अंदर निमोनिया के दो प्रकारों का डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करूंगा। लोबुलर निमोनिया और लोबर निमोनिया क्या है, उनके सिम्टम्स का डिफ्रेंशिएशन इसमें करेंगे। निमोनिया क्या है? ये एक लंग्स का इन्फ्लामेशन है जिसके अंदर लंग्स के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं जिससे वो सांस लेता है छोड़ता है, उसके अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। उसके अंदर जो एयर सेल्स हैं उसके में हवा की जगह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह जब बलगम हो जाए, यहाँ इफ्यूजन सा आ जाए, उसके कारण अगर सांस लेने में छोड़ने में तकलीफ हो तो वह निमोनिया कहलाता है। निमोनिया के दो प्रकार हैं। लोबुलर निमोनिया, जिसे कैट्रल निमोनिया या ब्रोंको निमोनिया भी कहते हैं, और एक है लोबर निमोनिया। लोबुलर निमोनिया या ब्रोंको निमोनिया है, इस बीमारी का जो आक्रमण है वो धीरे धीरे होता है। ये पहले ब्रोंकाइटिस की तरह लक्षण प्रकट करता है। बुखार के अंदर इसमें रेमिडेंट बुखार होता है। बुखार और उसके उपसर्ग धीरे धीरे 2 या 4 सप्ताह तक के बाद में घटने शुरू हो जाते हैं। परकशन के अंदर दोनों लंग्स की जगह के अंदर डलनेस, ठोसपना महसूस होता है। स्टेथोस्कोप द्वारा परीक्षा करने पर पहली अवस्था के अंदर रोगी के फेफड़ों के स्थान पर खूब सूक्ष्म चिरचिर की आवाज आती है। ब्रोंकाइटिस के अंदर सूखी आवाजें आती हैं जिन्हें रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकियल रेल्स होते हैं जो गड़गड़ की आवाज होती है। जो बलगम निकलता है वो झागदार फेनदार होता है, पीप की तरह का पदार्थ निकलता है। सांस लेने के अंदर और नाड़ी की गति के जो है उसके अंदर ज्यादातर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो लोबर निमोनिया है उसके अंदर रोग का एकाएक आक्रमण हो सकता है और उसका स्थान पर कंप भी रहता है। शिवरिंग के साथ में बुखार आता है। इसमें ज्वर और ताप हमेशा ही बना रहता है। जो ज्वर है और उसके उपसर्ग हैं, उसके जो क्राइसिस हैं, वो 7 से लेकर 10 दिनों के बाद एकाएक घट सकते हैं। इसके अंदर जो परकशन की आवाज है वो फेफड़ों के साधारणतः तल देश में
यानी बेस के अंदर डलनेस रहती है। स्टेथोस्कोप के द्वारा परीक्षा करने पर फाइन क्रिपिटेशंस, चिरचिर की आवाज आती है। बलगम सुर्खी की बुकनी की तरह रगड़ खाकर लाल रंग का रस्टी होता है, वो निकलता है। सांस लेने पर नाड़ी के 2 बार संपादन करने और सांस लेने और छोड़ने का 1 बार का रेशियो इसमें चलता है। ये कुछ डिफ्रेंशिएशंस है जिससे आप लोबर निमोनिया और लोबुलर निमोनिया को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर जे.एस. रंधावा, जयपुर का होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग कैपिलरी ब्रोंकाइटिस, जिसे ब्रोंको निमोनिया कहते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। निमोनिया के अंदर लंग्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसके जो एयर सेल्स हैं उसके अंदर हवा की जगह जब बलगम भर जाता है और किसी एक तरफ के लोब के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे लोबुलर निमोनिया कहते हैं। लोबर निमोनिया भी इसमें एक अलग तरह की प्रकार है। पर जो कैपिलरी ब्रोंकाइटिस है, जिसे ब्रोंको निमोनिया कहते हैं, ये विशेषकर बच्चों की ये भी बीमारी है, या जिसे नॉर्मल भाषा के अंदर हम कह दें कि बच्चों को सर्दी लग गई है। इसके जो लक्षण है, पहले बच्चे को सामान्य सर्दी होकर बुखार आता है और कभी कभी उसे ठंडक महसूस होती है, शिवरिंग हो सकती है, कंपकंपाहट हो सकती है। बुखार 102 104 डिग्री तक इसमें रहता है। बच्चा इसमें क्रमशः बेचैन रहता है, खांसता है, खांसी इसमें सूखी होती है, अत्यंत तकलीफदायक देने वाली होती है। जल्दी जल्दी वो सांस लेता और छोड़ता है, बहुत जल्दी हाँफ जाता है, गले में गड़गड़ाहटता है और छाती पर हाथ रखकर देखने पर गड़गड़ाहट और ये खिंचाव की जो अवस्था है वो बहुत जल्दी मालूम हो जाती है। इसके जो उपसर्ग अर्थात ज्वर है, बुखार है, खांसी, बेचैनी रात में ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चा जब खांसता है उस समय उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। खांसते खांसते कभी कभी वो वोमिटिंग भी कर देता है। वोमिटिंग होने के साथ में बलगम निकल जाता है तो उसे कुछ आराम आता है। बहुत सारे बच्चों को खांसने पर बलगम निकलता है तो वो उसे कई बार निगल भी जाता है। इस बीमारी के अंदर सांस बहुत तेज गति से चलता है, कॉन्स्टिपेशन कब्जियत रहती है, कमजोरी है, चिड़चिड़ापन रहता है। बीमारी जब पुरानी हो जाए तो कई बार कन्वल्जन्स, अकड़न भी इसमें दिखाई देते हैं। छोटी माता के बाद में हुपिंग कफ के बाद में भी ये कई बार बीमारी प्रकट हो जाती है। इसमें जो केस की तरह के जो सूक्ष्म श्वास नलियां हैं उन पर यह मोस्टली आक्रमण करता है। तो कैपिलरीज का जो लेवल है लंग्स के अंदर, उसके अंदर ये आक्रमण करता है, तो इसलिए इसे कैपिलरी ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और यहाँ साधारण भाषा में कहें तो ये ब्रोंको निमोनिया ही है और ये एक तरह से लोबुलर निमोनिया की ही वैरायटी है। ब्रोंकाइटिस की जो चिकित्सा है इसके अंदर जो है, उसके अंदर छाती को हमेशा गर्म कपड़े से, कंबल से ढक कर रखें, रुई से ढक सकते हैं जिससे उसे सर्दी ना लग जाए। दूध, बार्ली, सागू और पानी, सब तरलीय पदार्थ के अंदर ही ज़्यादातर उसको प्रथम अवस्था के अंदर दें। 1 पाव गर्म पानी में 1 तोला मिश्री मिलाकर भी बच्चे को पिला सकते हैं। बेदाना के प्रवृत्ति के जो फल हैं वो दे सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर दें और गर्म दूध ही इसमें प्राय प्रधान है। जब बुखार छूट जाए, बीमारी आरोग्य हो जाए, तो दूसरे पदार्थ या रोटी वगैरह भी इसको दे सकते हैं। जो ब्रोंको निमोनिया है उसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन काम करेंगी, इसमें एमोन कॉस्टिकम है, एमोनियम म्यूर है, एंटिमटार्ड है, आर्सेनिक है, आर्स आयोड है, एंटीमार्स है, ब्राइटा कार्ब है, चैलिडोनियम है, ग्रिंडेलिया है, इपरसल्फ है, इपीकॉक है,
एसिड फास है, सिक्यूला है, टेरिबिंथस है। ब्रोंकोनिमोनिया या कैपिलरी ब्रोंकाइटिस के अंदर जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो इस प्रकार से हैं। इसके अंदर एमोन म्यूर ये 30 पोटेंसी में लेते हैं। इसमें जो लेरिंक्स है उसमें जलन होती है, स्वर भंग हो जाता है, सूखी दम घुटने वाली खांसी होती है, चित्त होकर या दाहिनी करवट पर सोने पर तकलीफ बढ़ जाती है, छाती में सुई गड़ने जैसा दर्द होता है, तीसरे पैर कुछ ढीली हो जाती है खांसी, गले में गड़गड़ाहट रहती है, बहुत ज़्यादा परिणाम में बलगम निकलती है, छाती में छोटी सी जगह पर जलन महसूस होती है, छाती भारी मालूम होती है और गले में एक तरह का जो पदार्थ है ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। एमोन कास्टिकम ये 30 और 200 में ले सकते हैं। इसमें सांस लेने और छोड़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, सांस नली के अंदर स्पाज्म हो सकता है जिससे सांस मानो बंद सी ही हो गई हो। रोगी जब सांस छोड़ता है तो वो डब 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 ढाने लगता है, गल नली के अंदर दर्द होता है, जो उपजीवा है युबला है उसके अंदर बलगम चिपक जाता है, बहुत ज़्यादा परिणाम में कफ निकलता है। आर्स आयोट 30 ये एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा के बाद में बच्चों में ब्रोंकोनिमोनिया में जो दम अटकने वाली जब सूखी खांसी हो, नाक चिपक जाती हो, उसमें भी स्वर भंग है, बेचैनी है, बलगम पहले पतला आता है बाद में गाढ़ा निकलता है, अंत में हाफनी की तरह खिंचाव रहता है। एंटी मार्स इसमें सांस लेने में बहुत तकलीफ है, खांसी रोगी को जो हाफना है वो बढ़ जाता है, सांस में तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है। एंटीम के अंदर जो सर्दी के लक्षण हैं और जो आर्सेनिक के अंदर जो बेचैनी है वो इसके अंदर दोनों दिखाई देती हैं। ये कैट्रल निमोनिया के अंदर बहुत अच्छा कार्य करती है। चैलिडोनियम जो है 30 या 6 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसमें बच्चों को जो ब्रोंको निमोनिया है और जो निमोनिया की अधिक अवस्थाएं हैं उसके अंदर भी ये लाभदायक है। इसमें खांसी खूब ढीली होती है, गले के अंदर गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, लेकिन इतनी ढीली होने पर भी सहज से बलगम नहीं निकलता। इस बीमारी में यदि रोगी का लिवर का भी दोष मिले और दाहिने कंधे की तरफ दर्द बढ़ता हो और दर्द ये बीमारी बहुत पुरानी हो तो चैलिडोनियम लाभ करती है। ग्रिंडेलिया 30 के अंदर इसमें रोगी सोता सोता एकाएक चौंक पड़ता है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका सांस रुक गया हो, सांस छोड़ने के लिए या गड़गड़ाने के लिए लेटे रहने पर सांस छोड़ नहीं सकता। ब्रोंकोरिया भी इसमें होता है और लसदार बलगम या ढेले की तरह सफ़ेद बलगम इसमें निकलता है। छाती की परीक्षा करने पर सिपलेंट रेल्स सुनाई देते हैं, हार्ट है वो कमज़ोर हो जाता है। ईपरसल्फ 30 के अंदर 200 के अंदर इसके अंदर बहुत अच्छी दवा है। इसमें रोगी को हवा बिल्कुल भी सहन नहीं होती, शरीर में थोड़ी सी भी हवा लगने पर वह बीमार हो जाता है। ब्रोंकोनिमोनिया या निमोनिया के अंदर ये एंटीमटाट की तरह ही इसमें गला गड़गड़ाता है, छाती में साए साए की आवाज़ होती है, खांसी बिल्कुल ढीली रहती है और बहुत ज़्यादा खांसने पर थोड़ा सा बलगम निकलता है। खांसी में दम से पसीना निकलकर बुखार थोड़ा आ जाता है। लिपिकाक के अंदर 30 या 200 में देते हैं। इसमें छाती में मानो सर्दी भर गई हो, गले के अंदर साए साए की घड़घड़ की आवाज़ आती हो, जल्दी जल्दी खांसी करता हो, बलगम सहज ना निकलता हो, नोजिया वोमिटिंग की इसमें प्रॉब्लम हो, छाती की परीक्षा करने के अंदर इसमें बबलिंग रेल्स व्हीजिंग साउंड सुनाई देता हो, बच्चा खांसते खांसते थक जाता है, चेहरा नीला साइनोसिस हो जाता है,
वॉमिटिंग करता है और वॉमिटिंग के साथ में कई बार बलगम के थक्के भी निकलने शुरू हो जाते हैं और उसे कुछ राहत महसूस होती है। लाइकोपोडियम 30-100 में देते हैं जब दाहिने फेफड़े के अंदर रोग का आक्रमण अधिक हो। छाती में जब परीक्षा करते हैं तो खूब जोर से गड़गड़ की आवाज़ आती है। बहुत ज़्यादा परिणाम के अंदर पीले रंग का गाढ़ा बलगम निकलता है। बुखार रहने पर शाम को 4 बजे बढ़ जाता है। इसमें कब्जियत रहती है, पेट फूला रहता है, गैस बनती है। एसिड फॉस 30 और 200 के अंदर तब लाभदायक है जब ये शाम के बाद ही खांसी बढ़ने लगती है। बलगम पीप मिला पीले रंग का हो, स्टेनम की तरह इसमें भी नमकीन स्वाद लगता है। सर्दी वो सहन नहीं कर सकता, थोड़ी सी भी ठंड में उसे सर्दी लग जाती है। हमेशा ही गर्म कपड़े पहनकर रखता है। सिक्यूला 6 के अंदर जब खांसी ढीली हो, गला खूब घड़घड़ करता हो, बहुत ज़्यादा परिणाम में बलगम निकलता है, ये उसके विशेष लक्षण हैं। सुबह के वक्त खांसी खूब ढीली होती है और इतने से ही रोगी थक जाता है, लेकिन शाम को सूखी खांसी आती है और इससे तकलीफ नहीं होती। खांसते खांसते पेशाब भी हो सकता है। ये बूढ़ों के अंदर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ब्रोंकोनिमोनिया की उत्तम दवा है। जो भी दवा बताई गई हैं वे अपनी मर्जी से मत लें, योग्य चिकित्सक की सलाह पर ही लें। दैट्स ऑल। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर डाइट प्लान फॉर निमोनिया, हम निमोनिया के अंदर किस तरह की डाइट ले सकते हैं, इसके बारे में मैं बहुत शॉर्ट के अंदर बताने की कोशिश करता हूँ। निमोनिया से उबरने के लिए आपको पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना चाहिए। सही आहार जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता हो, तेजी से स्वस्थ होने में मदद करता हो। ये निमोनिया का जो आहार योजना है वो इस तरह से है कि इसके अंदर आप उच्च प्रोटीन वाला आहार लें, दालें और फलियां लें, मूंग, मसूर, चना। दूध के अंदर या दूध के जो उत्पादन है उसके अंदर दूध, दही, पनीर ले सकते हैं। अंडे हैं जो रोजाना 1 या 2 उबले हुए अंडे ले सकते हैं। मांस और मछली के अंदर आप चिकन ले सकते हैं। मछली के अंदर आप ट्यूना मछली ले सकते हैं। इसके अंदर जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो विटामिन C से भरपूर फल, संतरा, नींबू, आंवला, कीवी वो लें। विटामिन A से भरपूर सब्जियां हैं, गाजर, पालक, मीठे आलू। जिंक और आयरन युक्त जो भोजन है उसके अंदर पालक है, ब्रोकली है, बादाम है। तरल पदार्थ के अंदर आपको पानी लें, कम से कम 8-10 गिलास दिन के अंदर लें। हर्बल चाय ले सकते हैं जो अदरक, तुलसी, हल्दी डालकर ले सकते हैं। फलों का रस, ताजे फलों का रस लें, संतरे का रस ले सकते हैं। प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए लहसुन है, अदरक लें, प्रतिदिन इन्हें भोजन में शामिल करें। हल्दी, जो हल्दी वाला दूध है, हल्दी का पानी ले सकते हैं। शहद बहुत अच्छा है, शहद का सेवन करने से जो गले की खराश है, खांसी में भी आराम आता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर साबुत अनाज जो है, ब्राउन राइस, ओट्स, बाजरा, मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं। रोटी जो है गेहूं की ले लें, मल्टीग्रेन भी ले सकते हैं। हल्का और पचाने वाला आसान भोजन लें, जैसे सूप है, सब्जियों का सूप ले सकते हैं, चिकन का सूप ले सकते हैं, मीट का सूप ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं। स्ट्रू के अंदर सब्जियों का स्ट्रू ले लें, चिकन का स्ट्रू ले सकते हैं। इसमें क्या क्या भोजन से हमारे को परहेज करना चाहिए? इसमें तला भुना भोजन, अत्यधिक तेल वाला खाना, मीठा, चीनी वाला पदार्थ जैसे केक, पेस्ट्री, चॉकलेट्स हैं। जंक फूड्स के अंदर पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स,
निमोनिया के दौरान सही आहार आप लेते हैं और यदि ये सुनिश्चित करता है कि रोगी को पर्याप्त मात्रा में आराम मिले और डॉक्टर की सलाह का पालन करना चाहिए। दैट्स ऑल। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग निमोनिया से किस तरह से बचाव कर सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम स्प्रेडिंग निमोनिया। बाजार के अंदर टीकाकरण उपलब्ध है, निमोनिया वैक्सीनेशन लगवा लेना चाहिए, विशेषकर बुजुर्गों को और बच्चों को। फ्लू वैक्सीन भी इसके लिए बहुत अच्छा कारगर है। फ्लू के कारण भी कई बार निमोनिया हो जाता है, तो यह उससे बचाव करेगा। स्वच्छता बनाए रखें, हाथ धोएं, नियमित रूप से साबुन से पानी से हाथ धोते रहें। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में, या जब भी बाहर से आएं तो अपने हाथ धो लें। हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करें। जहां साबुन या पानी उपलब्ध ना हो वहां सैनिटाइज़र यूज कर सकते हैं। इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करें। स्वस्थ आहार लें, विटामिन और मिनरल युक्त पदार्थ लें। संतुलित आहार के अंदर विशेषकर फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल करें। व्यायाम करें, इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। धूम्रपान से बचें, धूम्रपान ना करें, ये फेफड़ों को कमजोर करता है और निमोनिया का खतरा बढ़ा सकता है। पैसिव स्मोकिंग से बचें। अगर आप सिगरेट नहीं लेते, स्मोकिंग नहीं करते हैं, लेकिन साथ वाला कमरे के अंदर कोई और स्मोक कर रहा है, तो उससे पैसिव स्मोकिंग हो सकती है। उससे भी बचने की कोशिश करें, आप उसे मना कर सकते हैं। हाइड्रेट रहें, पर्याप्त मात्रा में दिन के अंदर 8 से 10 गिलास पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। इससे भी इम्यूनिटी मजबूत होती है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें, खासकर ठंड के मौसम के अंदर, या जहां संक्रमण ज़्यादा हो ऐसे एरियाज में कम जाएं। हॉस्पिटल्स के अंदर कम जाएं। मजबूरी के अंदर जाना पड़ता है तो मास्क पहनें। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में भी मास्क का उपयोग कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा के अंदर नींद लें। हर दिन रात को कम से कम 7 से 8 घंटे तक नियमित रूप से नींद लें। साफ सफाई का और ध्यान रखें। घर के अंदर, घर के बाहर के वातावरण को साफ रखें। धूल से, धुएं से बचें। वेंटिलेशन घर का अच्छा रखें। खिड़कियां, दरवाजे खुला रखें ताकि हवा आती जाती रहे। बीमारी के लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। डॉक्टर से जल्द परामर्श करें। यदि आपको सर्दी, खांसी, बुखार लगकर या सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, बलगम कई दिनों से आ रही हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। रोगियों से दूरी बनाए रखें। यदि किसी को निमोनिया है या सांस लेने में प्रॉब्लम है तो दूरी बनाए रखें। इन सभी उपायों को अपनाकर निमोनिया से आप बच सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।